सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 30 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ने वाली चौथी पूर्वोत्तर राजधानी कौन सी बन गई है? तो आंसर होगा आइजोल। आइजोल ये मिजोरम की राजधानी है। तो आइजोल जो अब 51.38 किलोमीटर लंबी बेराबी सेरांग लाइन के माध्यम से भारतीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ गई है और 5021 करोड़ रुपए की इस परियोजना में 48 सुरंगें और 104 मीटर ऊंचा पुल शामिल है, जो पूर्वोत्तर कनेक्टिविटी के लिए एक नए युग की शुरुआत है। तो इस परियोजना के साथ मिजोरम ये पूर्वोत्तर का चौथा राज्य बन गया है जिसकी राजधानी रेलवे से जुड़ गई है। इससे पहले जुड़े 3 पूर्वोत्तर राज्य कौन से जिनकी कैपिटल भारतीय रेलवे से जुड़ गई है? तो वो असम है, असम की कैपिटल दिसपुर, और त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला, और अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर। और अब चौथा पूर्वोत्तर राज्य बन गया है भारतीय रेलवे से जुड़ने वाला, मतलब जिसकी कैपिटल रेलवे से जुड़ गई है, वो है मिजोरम। मिजोरम की कैपिटल आइजोल। यही प्रश्न था, राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ने वाली चौथी पूर्वोत्तर राजधानी कौन सी बन गई? आइजोल। अब रेलवे से कुछ स्टैटिक प्रश्न आज मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। आप जानते हो रेल मंत्री हमारे अश्विनी वैष्णव हैं, और ये पॉइंट भी याद रखना, भारतीय रेलवे का प्रस्तावित 69 नंबर का डिवीजन या मंडल कौन सा बन गया? जम्मू डिवीजन बन गया है। ये हम करंट अफेयर्स में पढ़ चुके हैं, याद रखना। और ये जम्मू डिवीजन उत्तरी रेलवे क्षेत्र के अधीन होगा। और अमेरिका, चीन और रशिया के बाद भारत दुनिया में चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है भारत में। और देखो, अगर टोटल रेलवे जोन हमारे कितने, अगर इसकी बात करते हैं तो 17 है। और इसके बारे में आपको पहले भी समझा चुका हूँ। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको लगेगा कि मैं गलत बता रहा हूँ, उन्होंने कई जगह पढ़ा होगा टोटल रेलवे जोन 19 है। गूगल में सर्च मारोगे 19 ही लिख के आएगा, लेकिन आप रेलवे के ऑफिशियल साइट जाकर के चेक करना, टोटल 17 रेलवे जोन वहां पे आपको दिखेंगे। बहुत सारी जगह गलत बताया हुआ है, और वो गलत भी क्यों है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। एक बार फिर बता देता हूँ 19 क्यों बताते हैं। एक तो 18वें नंबर का बताते हैं साउथ कोस्टल रेलवे को, जिसका मुख्यालय आपको विशाखापत्तनम में मिलेगा। उसका अनाउंसमेंट हो गया था 2019 में, लेकिन याद रखना अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। तो अनाउंसमेंट हो गया, इस कारण से उसको जोन बताते हैं। कहाँ पे? गूगल पे, या बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स में भी बताया जाता है। और एक जोन कोंकण रेलवे को बताया जाता है, लेकिन कोंकण रेलवे ये अभी तक जोन में कंसिडर नहीं होता था। और इसके ऊपर तो एक बार एग्जाम में प्रश्न भी आ चुका है, ये मैं आपको शो भी कर रहा हूँ एग्जाम वाला प्रश्न। तो इसी तरह से ये प्रश्न था। क्या पूछ रहा है देखो, कौन सा रेलवे जोन अपनी स्थिति के संदर्भ में अन्य 4 से अलग है? मतलब 4 इसमें रेलवे जोन है और एक नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा कोंकण रेलवे। इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे जोन्स इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स 4? तो कोंकण रेलवे। और इसका एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है देखो, कि बाकी के जो ऑप्शन है वो इंडियन रेलवे के जोन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। कोंकण रेलवे इज नॉट अ जोन बट ए सेपरेट एंटिटी विद इन द इंडियन रेलवे नेटवर्क। और अभी कुछ दिन पहले करंट अफेयर्स की क्लास में आपको याद हो तो हम लोगों ने पढ़ा था, अब ये पूर्ण रूप से इंडियन रेलवे के अंतर्गत आ गया है। इसकी जो हिस्सेदारी थी महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल वगैरह में, की हिस्सेदारी खत्म हो जाएगी। अब ये पूर्ण रूप से संचालित होगा रेलवे के द्वारा। अब हो सकता है इसे जोन कंसिडर कर लिया जाए, नोटिफिकेशन वगैरह जारी कर दे, वो भविष्य की बात है, लेकिन अभी तक तो ऐसा नहीं है। लेकिन लोग, पब्लिक, यूट्यूबर्स सब इसे जोन ही कंसिडर करते हैं, और इस तरह से वो उसे 19 जोन बताते हैं, और आप भी उन्हें देख करके 19 याद कर लेते हो, लेकिन एक्चुअल में 17 है। ये डाउट मैंने पहले भी आपका क्लियर किया था, एक बार फिर बता दिया, लेकिन अब ध्यान रखना। तो एक प्रश्न क्या बन जाएगा, इन 17 जोन्स में से उत्तरी रेलवे क्षेत्र नॉर्थ रेलवे जोन ये भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा रेल क्षेत्र है। सबसे नवीनतम रेलवे जोन की 17वें नंबर की बात करेंगे, कोलकाता मेट्रो है, 2010 में बना था। और सबसे पुराना रेलवे जोन ये सदर्न रेलवे जोन है, जो कि 1951 में बना था, 14 अप्रैल 1951 को। कुछ स्टैटिक प्रश्न रेलवे से देखते हैं, जैसे कि स्वतंत्र भारत का रेल बजट कब और कौन लेकर के आए थे? 1947 में जॉन मथाई, जो कि हमारे पहले रेल मंत्री हैं। रेल बजट को आम बजट से अलग किस समिति की सिफारिश पे किया गया था? एकवर्थ कमेटी, 1924 में प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। और विलय कब वापस से किया गया था? विवेक देबरॉय समिति की सिफारिश पे 2016 में मंजूरी मिल गई थी और प्रस्तुत किया गया था 2017 में। ये भी प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। ये प्रश्न भी करंट अफेयर्स का है, और ये भी एग्जाम में आ चुका है कि एडवांस टिकट बुकिंग 120 दिनों के पहले शुरू हो जाती थी अभी तक, लेकिन अभी इसे घटा के 60 दिन कर दिया गया। रेलवे के चेयरमैन और सीईओ कौन है? तो भारतीय रेलवे के चेयरमैन और सीईओ सतीश कुमार है, और मंत्री अश्विनी वैष्णव जी हो गए। और भारत की पहली ट्रेन लॉर्ड डलहौजी के समय चली थी मुंबई से ठाणे के बीच में, 34 किलोमीटर इसने कवर किया था 1853 में। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं
अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा 29 मई को। तो हर साल 29 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स के रूप में मनाया जाता है। थीम क्या है? शांति स्थापना का भविष्य। और इसे मनाने का उद्देश्य क्या है? दुनिया भर में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में सेवा करने वाले बहादुर पुरुषों और महिलाओं को श्रद्धांजलि देना। और आपको याद होना चाहिए कि भारत ये संयुक्त राष्ट्र मिशनों में शांति सैनिक भेजने के मामले में चौथा सबसे बड़ा योगदान करता है। और 29 मई को एक और दिवस होता है, इंटरनेशनल एवरेस्ट डे। अच्छा, 28 मई को एक दिवस हमारा रह गया है, वो भी याद रखना। 28 मई को मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे भी मनाया जाता है। अब मई के जब भी डेज आ रहे हैं, बार बार मैं पूरा महीना आपको रिवाइज करा रहा हूँ। आज मैं आपको रिवाइज नहीं कराऊंगा। आज आप कोशिश करना मई के जो भी इंपॉर्टेंट डेज हैं, जो भी आपको याद है, वो कमेंट बॉक्स में टाइप करने की, और देखना आपको कितने डेज याद हैं। जितने भी अभी तक हमने पढ़े उसमें से कितने डेज आपको एक्चुअल में याद है। ठीक है, तो आप कोशिश करिए। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड पाने वाली भारतीय मूल की पहली संगीतकार कौन बन गई है? तो आंसर होगा राजा कुमारी। तो भारतीय मूल की गायिका यानी कि सिंगर, सॉन्ग राइटर और रैपर हैं राजा कुमारी, जिन्होंने भी अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड को जीत लिया है। लॉस एंजल्स में आयोजित 51वें अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड में उन्हें आर्केन लीग ऑफ लेजेंड्स सीजन 2 के गीत रेनेगेड यानी कि वी नेवर रन के लिए यह अवार्ड मिला है। और इस तरह से यह अवार्ड पाने वाली, अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड पाने वाली ये भारतीय मूल की पहली संगीतकार बन गई हैं। राजा कुमारी इनका नाम है। अच्छा, अवार्ड वाला प्रश्न है, तो चलो कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। एक तो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार आपने पढ़ा था, रामवी सुतार को मिला है। 2025 का स्टॉकहोम जल पुरस्कार गुंटर ब्लॉशेल को मिला, वियना के रहने वाले। यूके के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? चिरंजीवी को। और 59 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 के लिए दिया गया विनोद कुमार शुक्ल को, हिंदी लेखक है छत्तीसगढ़ से। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2025 RK श्री राम कुमार को दिया गया, वायलिन वादक हैं। नृत्य कलानिधि पुरस्कार 2025 उर्मिला सत्यनारायण को मिला, उनका संबंध भरतनाट्यम से है। फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 NTPC को मिला। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 की बात करें तो हिंदी का गगन गिल को मैं आई जब बाहर के लिए, और अंग्रेजी का स्टरिन किर्रे को मिला है स्पिरिट नाइट्स के लिए। एबेल पुरस्कार 2025 मसाकी काशिवारा को मिला, जापान के हैं, और नॉर्वे के द्वारा ये दिया जाता है, गणित का नोबेल पुरस्कार इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये सब पुरस्कार ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, भारत सरकार के द्वारा स्वदेशी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान के विकास के लिए किस परियोजना को मंजूरी दी गई है? तो आंसर होगा एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को। तो अभी रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह जी, और अभी उन्होंने ही उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान कार्यक्रम निष्पादन मॉडल को मंजूरी दे दी है। उद्देश्य है भारत के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान का निर्माण करना। तो DRDO की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ये 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान को डिजाइन करेगी। वर्तमान में भारतीय वायुसेना का सबसे उन्नत लड़ाकू विमान ये राफेल है, जो कि फ्रांस के डसॉल्ट एविएशन का 4.5 पीढ़ी का 4.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान है। और अब हम जो बनाएंगे वो 5वीं पीढ़ी 5th जनरेशन का विमान होगा, जिसकी कुछ विशेषताएं आपके सामने हैं। जैसे कि इन्हें ट्रैक करना मुश्किल होगा, सुपरसोनिक स्पीड से ये उड़ान भरने में सक्षम होंगे, हवा से हवा और हवा से जमीन दोनों प्रकार के लक्ष्यों को भेदने में सक्षम होंगे। और अभी बता दूं, दुनिया में केवल 3 ही देश है जिनके पास 5th जनरेशन के लड़ाकू विमान है, अमेरिका, चाइना, रशिया। अमेरिका के पास F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग 2 लड़ाकू विमान है, वो 5th जनरेशन का है। चाइना के पास J-20 माइटी ड्रैगन है, और रशिया के पास Su-57 है। ठीक है, तो ये अब हम बनाएंगे 5th जनरेशन का लड़ाकू विमान। और इसके लिए कौन सा प्रोजेक्ट, कौन सी परियोजना शुरू करी है हमने? एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, अभी हाल ही में अंतरिक्ष औद्योगिक नीति को मंजूरी देने वाला तीसरा राज्य भी कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा तमिलनाडु। तो अभी तमिलनाडु कैबिनेट ने स्पेस सेक्टर को बढ़ावा देने और इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने के लिए स्पेस इंडस्ट्रियल पॉलिसी को मंजूरी दी है, जिसे ये कर्नाटक और गुजरात के बाद स्पेस इंडस्ट्रियल पॉलिसी को तैयार करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। उद्देश्य है स्पेस सेक्टर में डेवलपमेंट को प्रोत्साहित करना और अगले 5 सालों में 10,000 करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित करना। इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2023 में इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 जारी की थी, ताकि स्पेस इकोसिस्टम को विकसित किया जा सके। अब यहाँ पे
तमिलनाडु के स्टैटिक कुछ मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ और नीतियां, पॉलिसीज से संबंधित प्रश्न बनते हैं, वो मैं आपको रिवाइज कराऊं। देखो, एक तो बनेगा कि पहली वाइन पर्यटन नीति किसने लॉन्च की है? उत्तराखंड ने। किस राज्य ने भारत की पहली योग नीति शुरू की? उत्तराखंड ने। सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य बना गुजरात। अंधापन नियंत्रण नीति लागू करने वाला पहला राज्य बना राजस्थान। जैव ईंधन नीति लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू करने वाला पहला राज्य कर्नाटक। इथेनॉल पॉलिसी रखने वाला पहला राज्य बिहार। ड्रग नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड अपनाने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। और अभी नो डिटेंशन पॉलिसी को शिक्षा मंत्रालय ने खत्म कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया? 5वीं और 8वीं कक्षा के एग्जाम में फेल होने वाले स्टूडेंट्स को आगे प्रमोट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो नीतियों से संबंधित कुछ ये प्रश्न थे, ध्यान में रखना। और आज वाला प्रश्न क्या था? अंतरिक्ष औद्योगिक नीति, स्पेस इंडस्ट्रियल पॉलिसी को मंजूरी देने वाला तीसरा राज्य बन गया कौन सा? तमिलनाडु। अब तमिलनाडु के कुछ स्टैटिक्स पॉइंट्स मैं आपको दिखाता हूं। पहले तो ये देखो मैप में तमिलनाडु। कैपिटल चेन्नई होगी, मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, गवर्नर है आरएन रवि, राजकीय पशु है नीलगिरी ताहर, पक्षी है एमरॉल्ड डोव, वृक्ष है ताड़ का पाम ट्री, पुष्प है ग्लोरियोसा लिली। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व हो गया, मधुमलाई नेशनल पार्क हो गया, गुंडई नेशनल पार्क, अन्नामलाई नेशनल पार्क, मुकुर्ती नेशनल पार्क, ये सब यहाँ पर है। यहाँ का क्लासिकल डांस भरतनाट्यम हो गया। 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट मिलेंगे आपको यहाँ पे, कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट और कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट। तमिल शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने वाली पहली भारतीय भाषा है। तमिलनाडु में ही जल्लीकट्टू उत्सव मनाया जाता है। तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। कुछ और उत्सव देखो, पोंगल हो गया, जल्लीकट्टू हो गया, थाईपुसम हो गया, आदि पेरक्कू हो गया, चित्तिराई महोत्सव हो गया, हेताई अम्मान महोत्सव हो गया, ये सब तमिलनाडु में मनाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में 2025 में भारत की चौथी यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बन गई है? तो आंसर हो जाएगा ड्रूल्स। तो बेंगलुरु स्थित पालतू पशुओं के भोजन की कंपनी है ये ड्रूल्स, और अभी ये एक यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है। और किसी भी स्टार्टअप को, किसी भी कंपनी को हम यूनिकॉर्न कब कहते हैं? जब उसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन या उससे ज्यादा हो जाए। और ये ऐसा कैसे हो गया इसके साथ? एकदम इसकी वैल्यूएशन कैसे बढ़ गई? तो एक स्विस कंपनी है नेस्ले, जिसे आप सब लोग जानते हैं नेस्ले, और उसने अभी इसमें निवेश किया है और इसी कारण से इसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज़्यादा हो गई और ये अभी यूनिकॉर्न कंपनी बन गई। तो हम कह सकते हैं ये 2025 में भारत की चौथी यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है। इससे पहले इस साल 3 यूनिकॉर्न कंपनियां कौन कौन सी बनी थी? एक जस्पे, एक नेट्राडाइन और एक पोर्टर, और अब ये बन गई ड्रूल्स। ठीक है, तो इतना सा ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे द वुमेन वू रेन एम्स द मेमोर्स ऑफ अ मेडिकल पायोनियर, इस बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा डॉक्टर स्नेहा भार्गव ने। तो अभी हाल ही में एम्स की फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर हैं डॉक्टर स्नेहा भार्गव, और इन्होंने ही अपनी एक किताब लिखी है जिसका नाम है द वुमेन वू रेन एम्स द मेमोर ऑफ मेडिकल पायोनियर, और अभी इन्होंने इसको लॉन्च किया है। इसमें इन्होंने इंदिरा गांधी के द्वारा उन्हें एम्स का डायरेक्टर बनाने और उसी दिन उनकी मृत्यु होने के बाद की घटनाओं के बारे में बताया है। ठीक है, तो बुक का नाम और लेखक का नाम याद रखना। एम्स मतलब होता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जिसकी स्थापना होती है 1956 में, और आज पूरे देश में 20 शहरों में एम्स काम कर रहे हैं। डॉक्टर स्नेहा भार्गव ये इंडियन रेडियोलॉजिस्ट हैं। पद्मश्री इनको मिल चुका है, भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान 1991 में। अब बुक्स वाला प्रश्न है, चलो कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ। एक याद रखना, आई एम ए सोल्जर्स वाइफ, ये बुक को लिखा था गीतिका लीडर ने। कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा, क्या नाम है? दिया सलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्रालय की द्विवार्षिक बाइएनियल हिंदी पत्रिका को लॉन्च किया, नाम है सशक्त भारत। पर्वत शिरोमणि भगत सिंह कोश्यारी, इस बुक को लिखा मदन मोहन सती ने, लॉन्च किया था ओम बिरला ने। लियो द अनटोल्ड स्टोरी को PS रमन ने लिखा है और चेन्नई सुपर किंग टीम के ऊपर लिखी गई है ये। टू द सेवेंथ जनरेशन, इस बुक को लिखा डॉक्टर VI मथन ने। एमिनेंट डिस्टॉर्शन ट्विस्ट एंड ट्रुथ, इसको उत्पल कुमार ने लिखा। द न्यू आइकॉन सावरकर एंड द फैक्ट को लिखा अरुण शोरी ने। द ग्रेट कॉन्सिलेटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया को लिखा संजीव चोपड़ा ने। 2025 के लिए भी अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने लिखा? अब ये पुरस्कार वाला प्रश्न यहाँ कैसे आ गया? तो वो नॉवल का नाम इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको डाल दिया। तो ये पुरस्कार तो मिला बानू मुश्ताक को, भारतीय लेखिका है, और उस नॉवल का नाम क्या है? हार्ट लैम्प, जो कि मूल रूप से कन्नड़ भाषा में लिखी गई थी, और ये अवार्ड जीतने वाली ये पहली कन्नड़ भाषा की पुस्तक है। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था दीपा भास्ती ने। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे
अभी हाल ही में इंडिगो के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा विक्रम सिंह मेहता। तो देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने अभी विक्रम सिंह मेहता को अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया है। वे वेंकट सुमंत्रन की जगह लेंगे। इंडिगो एयरलाइन ये आई थी 2006 में। इसका मुख्यालय आपको मिलेगा गुरुग्राम हरियाणा में। अब अपॉइंटमेंट वाला प्रश्न है, चलो कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स आपको रिवाइज कराएं। एक तो याद रखना भी NIT यूनिवर्सिटी के चांसलर बने थे अमिताभ कांत। ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन के अध्यक्ष बने थे गोपाल विट्ठल। इस पद पर आने वाले दूसरे भारतीय हैं। इसका मुख्यालय मिलेगा आपको लंदन में। भारतीय बैंक संघ के CEO बने अतुल कुमार गोयल। भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष बने थे श्रीनिवासुलु शेट्टी, SBI के जो वर्तमान में चेयरमैन है। आत्मा के नए चेयरमैन अध्यक्ष बने थे, आत्मा मतलब ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, अरुण मामिन नाम है। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के CEO बने डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन। और अमेरिका के राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के निदेशक डॉक्टर जय भट्टाचार्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव बने पर्सनल सेक्रेटरी निधि तिवारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने थे अभी शक्तिकांत दास, जो कि RBI के पूर्व गवर्नर हैं। ऑलरेडी एक पहले से हैं PK मिश्रा, तो अब 2 हो गए। राष्ट्रमंडल राष्ट्रों का महासचिव कॉमनवेल्थ नेशन के सेक्रेटरी जनरल बने शर्ली बोचवे, घाना देश की हैं। इस पद पर आने वाली पहली अफ्रीकी महिला है। एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष बने थे मोहसिन नकवी, पाकिस्तान के हैं। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष बने शिव सुब्रमण्यम रमन। भारत के नए चीफ जस्टिस BR गवई बने, 52वें नंबर के हैं। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि टाटा एयरबस भारत के किस राज्य में भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन बनाएगी? तो आंसर होगा कर्नाटक में। तो टाटा एडवांस सिस्टम और एयरबस ये मिल करके मेक इन इंडिया के तहत कर्नाटक के कोल्लार जिले में भारत का पहला निजी स्वामित्व वाला H-125 हेलीकॉप्टर असेंबली प्लांट स्थापित करेंगे। ये सुविधा स्वदेशी एरोस्पेस विनिर्माण को बढ़ावा देगी और वैश्विक निर्यात केंद्र बनाएगी। तो ये हेलीकॉप्टर विनिर्माण सुविधा कर्नाटक के कोल्लार जिले में स्थापित होगी। अच्छा, इसी तरह से कुछ हेलीकॉप्टर से संबंधित प्रश्न और देखो कि भारत का पहला हेली हब ये गुरुग्राम में स्थापित होगा। और उत्तराखंड में शुरू हुई है भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा। भारत के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग हब का उद्घाटन अभी मोदी जी ने किया था कर्नाटक में ही, और ये बनाया था किसने? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी थी अनामिका B राजीव। और भारत का पहला मेड इन इंडिया H-125 हेलीकॉप्टर ये लॉन्च करेगा कौन? एयरबस और टाटा मिल करके। और आज ही जो हमने प्रश्न पढ़ा है वो यही है कि अपने असेंबली ये कहाँ पर स्थापित करेंगे? कर्नाटक में। ये जगह फाइनल हो गई है, कर्नाटक में। कहाँ पे? कोलार जिले में। अच्छा, ये एयरबस कहाँ की कंपनी है? फ्रांस की कंपनी है, ध्यान रखना ये। और वैसे ये कर्नाटक में बनाएंगे, तो कर्नाटक के भी कुछ प्रश्न हम देखते हैं। पहले तो मैप में देखो, ये रहा कर्नाटक। कैपिटल बंगलुरु हो गई, मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया, गवर्नर हैं थावरचंद गहलोत। आपको याद हो तो गूगल ने देश में अपना सबसे बड़ा जो परिसर है, कैंपस है, जिसका नाम अनंत रखा, कहाँ पर खोला? बंगलुरु में। और अभी संगीत कलानिधि पुरस्कार 2025 RK श्रीराम कुमार को दिया गया, वायलिन वादक है। नृत्य कलानिधि पुरस्कार 2025 उर्मिला सत्यनारायण को दिया गया, भारतनाट्यम से संबंध है। पुरावशेषों का ग्राम स्तरीय सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कर्नाटक बना था। एशिया में लेवल 5 कार्बन मान्यता पाने वाला पहला एयरपोर्ट केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट है। जबकि सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल ऑपरेशन अभ्यास ये कहां पर हुआ था? अभी बंगलुरु में। ठीक है, तो कर्नाटक से ये कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में भारत के महेंद्र गुर्जर ने स्विट्जरलैंड में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में किस खेल में विश्व रिकॉर्ड बना? तो आंसर होगा भाला फेंक में। तो अभी भारत के महेंद्र गुर्जर ने स्विट्जरलैंड में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में पुरुषों के भाला फेंक F42 कैटेगरी में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए गोल्ड मेडल जीता। और कितना है उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड? 61.17 मीटर का है। इस कैटेगरी में पिछला वर्ल्ड रिकॉर्ड 2022 में रॉबर्टो फ्लोरियानी ने बनाया था। कितना था उनका? 59.19 मीटर। और वो रिकॉर्ड तोड़ करके इन्होंने नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया महेंद्र गुर्जर ने। F42 कैटेगरी में कौन होते हैं? तो इसमें वो एथलीट आते हैं जिनके एक पैर में मध्यम गति की समस्या है। वैसे इसी ग्रैंड प्रिक्स में महेंद्र गुर्जर का ये दूसरा गोल्ड मेडल था। पहला गोल्ड उन्होंने अभी 23 मई को 5.59 मीटर की छलांग के साथ लंबी कूद T42 स्पर्धा में जीता था। मतलब लंबी कूद में भी उन्होंने गोल्ड जीता और भाला फेंक में भी इन्होंने यहाँ पे गोल्ड जीता है। भाला फेंक में तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए गोल्ड जीता है। और इसी इवेंट में एक हमारे और खिलाड़ी हैं सुमित अंतिल।
उन्होंने भी भाला फेंक में F64 कैटेगरी में 72.35 मीटर की दूरी के साथ गोल्ड जीता। ठीक है, लेकिन महेंद्र गुर्जर का नाम ज्यादा चर्चा में है क्योंकि इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया इनकी कैटेगरी में। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। सेशन अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। अब आप इसकी टेस्ट लगाएं, MCQ लगाएं और प्रैक्टिस करें अच्छे से प्रश्नों का। MCQ टेस्ट कहाँ पे मिलेगा आपको? अपनी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और डायरेक्ट आप गूगल प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिविजन करा दूं, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था 46वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया? मलेशिया। फिर पूछा कौन सा भारतीय शहर 2026 एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? अहमदाबाद। गूगल द्वारा लॉन्च किया गया गूगल बीम क्या है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म है। माउंट एवरेस्ट में रिकॉर्ड 31वें बार चढ़ करके किसने रिकॉर्ड तोड़ दिया? कामेरिता शेरपा। और इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा भारत। किसे फीबा महिला एशिया कप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? मियाओ लीजी को। मोनाको ग्रैंड प्री फार्मूला 1 रेस को जीत लिया लैंडो नॉरिस ने। विश्व भूख दिवस मनाया गया 28 मई को। DRDO ने उन्नत क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र कहां पर शुरू किया? नई दिल्ली। कर्नाटक वन विभाग का राजदूत किसे नियुक्त किया गया? अनिल कुंबले को। तो चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था किसने विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 को जीत लिया है? तो आंसर होगा मरियांगेला हुंगरिया। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।